जो हम लोग को करना है, एक है वॉकर की थ्योरी और एक है शम्पेटर की थ्योरी, ठीक है। देयर आर टू थ्योरीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब ये थ्योरीज क्या क्या है लिख लो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में, राइट अबाउट इट। अच्छा, वॉकर जो है, फ्रांसिस ए वॉकर, फ्रांसिस ए वॉकर जो है वो क्या बोलते हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, ये देखते हैं, ठीक है। फ्रांसिस ए वॉकर, फ्रांसिस ए वॉकर, WALKER, ठीक है, फ्रांसिस ए वॉकर। फ्रांसिस ए वॉकर बताते हैं अबाउट द एंटरप्रेन्योर्स कि ट्रू एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी यानी जिनकी काम करने की क्षमता वो आपके नॉर्मल अदर पीपल से ज्यादा हो, ठीक है, वो होते हैं ट्रू एंटरप्रेन्योर्स। अब जैसे जो पर्सन क्लास में टॉप करता है वो नॉर्मली सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, मेहनत करता है ना। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट कह रहे हैं वॉकर कि ट्रू एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जिनकी एवरेज कैपेसिटी से वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? एवरेज कैपेसिटी से वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा हो। यहां तक समझ आया पॉइंट? ठीक है। ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं यानी कि जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे ये हर काम में परफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? हर वर्क में परफेक्ट होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपरली फुलफिल करते हैं। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पाइनियर होते हैं इंडस्ट्री के। पाइनियर का मतलब जो पर्सन सब कुछ पहली बार कुछ शुरू करे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो ले उसको कहते हैं पाइनियर। उसको क्या बोलते हैं? पाइनियर। ठीक है। ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपके किस किस तरीके में, कौन कौन से परफॉर्मेंस में बेटर होते हैं, क्या क्या वो परफॉर्म करते हैं, जो ट्रू एंटरप्रेन्योर है। यानी कि फ्रांसिस ए वॉकर जो है बेसिकली ही टॉक अबाउट ट्रू एंटरप्रेन्योर। किसके बारे में इन्होंने बात किया है? ट्रू एंटरप्रेन्योर के बारे में इन्होंने बात किया है। ट्रू एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ट्रू एंटरप्रेन्योर के बारे में इन्होंने बात किया है। अब क्या क्या क्वालिटीज होती है, कैसे ये परफॉर्मेंस करते हैं अपने काम का। तो सबसे पहली बात कि ये जो लोग होंगे दे आर नॉलेजेबल इन द टेक्निकल फील्ड। तो सबसे पहला पॉइंट होगा supplies technical know-how, supplies technical know-how, supply technical know-how। इसका मतलब ये है कि ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे दे आर वेरी नॉलेजेबल इन टेक्नोलॉजी बिकॉज दे आर ट्रू एंटरप्रेन्योर। ट्रू एंटरप्रेन्योर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेते हैं, नॉलेजेबल ज्यादा है, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लिया, सप्लाईज टेक्निकल नो हाउ। the shortfalls in capital, the shortfalls in the capital, यानी कि इनको टेक्निकल नॉलेज होगा। टेक्निकल नॉलेज यानी मशीनरी से रिलेटेड नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, लैब से रिलेटेड नॉलेज, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड से रिलेटेड नॉलेज, यानी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इनको होगा। इनको कैसे उसको ऑपरेट करना है इसकी नॉलेज इनको होगी। सेकंड में होगा कि ये जो पर्सन होगा वो इतना रिस्पॉन्सिबल होगा वो कभी भी कैपिटल को कम पड़ने नहीं देगा। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड इन इनिशियल स्टेज व्हेन वी आर बेसिकली स्टार्टिंग आवर बिजनेस। सो दे प्रॉमिसेस टू मेक अप द शॉर्टफॉल्स इन कैपिटल। जो भी कमी आएगी उसको ये पर्सन जो है वो अपने स्किल से मेकअप करेगा, चाहे वो अरेंज कहीं से भी कैपिटल करे, ठीक है। थर्ड जो होगा offers personal guarantees to financial institution यानी ये जो ट्रू एंटरप्रेन्योर है उनको किसका नॉलेज होगा? टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होगा। उसके अलावा ये जो पर्सन होंगे ये आपके कैपिटल का जो शॉर्टफॉल है उसको क्या कर लेगा? मैनेज कर लेगा। और ये जो है ये अपनी पर्सनल गारंटी देगा। क्या देगा? पर्सनल गारंटी देगा इन
इन कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली लोन और द फाइनेंस। अगर कोई पैसा वो लेगा तो वो अपनी गारंटी देगा, ठीक है, कि मैं पैसा वापस करूंगा, भले वो अपने घर के पेपर दे दे, अपने वो कार का पेपर दे दे। समझ में आया? तो these people are very ambitious and they are going to give the personal guarantee for the capital or for the amount whatever is taken as a loan, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए अरेंजेस इनिशियल कैपिटल। तो ये पर्सन जो है वो इनिशियल कैपिटल जो है वो भी अरेंज करेगा। क्या करेगा? अरेंज करेगा। इनिशियल कैपिटल भी ये क्या करेगा? अरेंज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में ये जो पर्सन होगा ये अपने लाइसेंस के लिए यानी इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना है। मान लीजिए कि आपको कोई केमिकल इंडस्ट्री शुरू करना है, आपको पता होगा कि जो भी हैजर्डस इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, राइट? या फिर कोई इंडस्ट्री शुरू करने से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, लाइसेंस होगा, ये सब वो खुद करेगा। कौन करेगा? वो खुद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि वो जो होगा वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं भी अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा या फिर वो कहीं मतलब अपने जब बिजनेस को चला रहा है इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कभी भी बिजनेस शुरू करेगा, नो, ही इज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैबर या अपॉर्चुनिटी सीकर। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? तो ये आपकी वॉकर की थ्योरी बताती है कि जो ट्रू एंटरप्रेन्योर्स होंगे टेक्नोलॉजिकल नॉलेजेबल होंगे, कैपिटल शॉर्टफॉल को मैनेज करेंगे, इनिशियल कैपिटल को वो अरेंज करेंगे, आपकी पर्सनल गारंटी देंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कभी भी अपने पैसे को इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां प्रॉफिट ना हो, और अपने बिजनेस को तभी शुरू करेंगे जब उनको उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आता हो, ताकि फेलियर के चांसेस क्या हो जाए? कम हो जाए। क्लियर? तो ये वॉकर की थ्योरी है। अब शम्फिटर की थ्योरी में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ कि शम्फिटर क्या बोलते हैं। शम्फिटर क्या बोलते हैं? शम्फिटर जो है वो बताते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स है, क्या हो गया ये शम्फिटर थ्योरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक शम्फिटर थ्योरी क्या देते हैं कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनोवेटर्स होते हैं। वो जो भी करेंगे वो इनोवेशन के साथ ही अपने बिजनेस में क्या होंगे? सक्सेसफुल होंगे। ये इनोवेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इनोवेशन करेंगे ये इसमें न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन करना उसमें नए मेथड्स को लेकर आएंगे, ठीक है। नए मार्केट को सर्च करेंगे, कहाँ प्रोडक्ट सेल करें। तो ये इनोवेटर्स होंगे, यानी कि ये कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। इसमें टर्म आता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सुना है? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन सुना है किसी ने? तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है आपका शम्फिटर की थ्योरी। ये क्या बोलता है कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं अगर वो इनोवेटर्स हैं तो वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में सपोर्ट करेंगे। जैसे मान लो कि आज से 10 साल पहले वीसीडी चलता था, वीसीडी चलता था, अभी चलता है? डीवीडी, वीसीआर, सब खत्म। और क्या चलता है? इंटरनेट, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मतलब मूवी देखने का वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, राइट? तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हुआ, यानी कुछ नया इनोवेशन की वजह से पुराना टेक्नोलॉजी खत्म हुआ। तो यही चीज पर ये शम्फिटर की थ्योरी बेस्ड है कि जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे जिसकी वजह से क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होगा, मार्केट को कोई नए प्रोडक्ट मिलेंगे, मार्केट को कोई नया सर्विस मिलेगा, और ओल्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मार्केट से बाहर हो जाएगा या आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया एवरीवन? कैसे नहीं डेवलप होगा? नई टेक्नोलॉजी आएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। आज अगर हम लोग आज भी हैंडलूम पे डिपेंडेंट होते हैं कपड़ा के लिए, तो तुम्हें लगता है कि 200 रुपए 300 रुपए में कपड़े मिलते हैं? समझ में आया? सो टेक्नोलॉजी अगर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन तभी होता है पॉसिबल
जब आप पुराने से कुछ नया बेटर लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि पुराने से भी और आप वर्ड्स लेकर आओ तो वो आपका इनोवेशन है और बेटरमेंट है। नो, इनोवेशन शुड बी विद द बेटरमेंट। इनोवेशन शुड बी बेटर देन व्हाट इज प्रेजेंट इन मार्केट अर्लियर। समझ में आया? तो ये बोलते हैं शॉम्फिटर। शॉम्फिटर क्या बोलते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर्स कैसे होने चाहिए, आपके इनोवेटर्स होने चाहिए, कुछ नया क्रिएट करे जो मार्केट में किसी ने नहीं क्रिएट किया है। अब तुम लोग सोचो, अभी आप लोग पता ना इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसमें क्या होगा कि आपके बैटरी से कार चलेगा, है ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, एंड बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। सही बात है ना? तो हम जो कोई भी अगर पर्सन है, अगर कुछ नया इनोवेट करेगा तो दैट शुड बी विद द रिसोर्सेज, और जब आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे तो डेवलपमेंट होगा कि नहीं इकोनॉमी में? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, तो एंटरप्रेन्योर्स की ये दोनों थ्योरी समझ आ गई, वॉकर की थ्योरी और शॉम्फिटर की थ्योरी। नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आना है। इनोवेशन है आप कौन कौन तरीके से कर सकते हैं, और शॉम्फिटर बताते हैं कि इनोवेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। Where you can do innovation, that is basically elaborated by Schumpeter, and what how you are able to do the innovation, it is basically explained by Peter Drucker। ठीक है? तो वो 7 मेथड बताते हैं कि आप कैसे इनोवेशन जो है वो आप कर सकते हैं, और इनोवेशन कहाँ कहाँ यूज करना है ये शॉम्फिटर बताते हैं, और वॉकर बताते हैं ट्रू एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। क्लियर हो गया यहाँ तक? So I guess the whole workshop on entrepreneurship का topic is completed, and we did so many stories on the successful entrepreneurs, right? Okay, so let's start with our topic of international business. शुरू करें? Yes. यहाँ पर 3 लिखना है, कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला ग्लोबल फैक्टर्स, then domestic factors, and then last one is organizational factor। ये तीनों फैक्टर जो है, फैक्टर्स का मतलब ये इंपैक्ट डालते हैं आपके किस पे? मल्टीनेशनल मार्केटिंग प्रोग्राम पे। बिफोर स्टार्टिंग द मल्टीनेशनल वर्ड, बिफोर यूजिंग दिस वर्ड, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी सुना है आप लोगों ने? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और जो कंपनीज होती हैं उनका एम होता है दूसरे कंट्रीज में जाकर के अपने प्रोडक्ट को सेल करना। थ्रू किसके थ्रू सेल करना? बाय बेसिकली एस्टैब्लिशिंग द ऑफिसेस। ठीक है? अब मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं वो दूसरे कंट्री से ऑपरेट होती है। क्या होती है? दूसरे कंट्री से ऑपरेट होती है। हेड ऑफिस कहीं और होता है, जैसे मान लीजिए यूएसए में हेड ऑफिस है, इंडिया में एक सब्सिडियरी ब्रांच है, और यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इकोनॉमिकल प्राइस पर बेस्ड है, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो फुटबॉल्स बना रही है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, दे आर मेकिंग फुटबॉल्स, तो ये क्या करती है, ये अदर जगह से कहीं और से वो रिसोर्सेस लेती है जहां पर उसे सस्ता पड़े, उसके लिए रॉ मटेरियल और रबड़ कहीं और से लेगी, उसको बनवाएगी कहीं और पर, ठीक है, और उसको सेल कहीं और करेगी। तो दिस इज द थीम ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। दे आर बेसिकली एक्वायरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द अदर प्लेस। जैसे मान लीजिए इंडिया में रबड़ की खेती बहुत ज्यादा है, तो इंडिया में एक ऑफिस बैठाया, यहाँ से रॉ मटेरियल लिया, और यहाँ पर रॉ मटेरियल के बाद उसको फिर दूसरे कंट्री में क्या किया, उसको बनाने के लिए भेज दिया। यानी कि मान लीजिए कि आप चाइना में उसको बनाने
फैक्टर में क्या आएगा आपका पॉइंट? जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो आपके वैसे फैक्टर्स हैं जैसे तुम लोगों ने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ा है ना, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैक्रो माइक्रो पढ़ा है। तो ग्लोबल फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स होते हैं जो, बहुत कोई बच्चा बोल रहा है बहुत देर से, पढ़ना नहीं है, क्लास से बाहर जाओ। ग्लोबल फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स हैं विच इज आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज के ऊपर बेस्ड है ये? ऐसे ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है। कहां से बाहर है? कंट्रोल से बाहर है। और जो क्लास global factors that are outside of the control of individual organization, the global factors that are outside of the control of individual organization, but that can affect the way that businesses operate, can be considered as the global factor that businesses operate, can be considered as a global factors affecting the international marketing environment. Affecting the international marketing environment. तो ग्लोबल फैक्टर वैसे फैक्टर्स हैं, लिख लिया सबने? ग्लोबल फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स हैं, क्या हो रहा है? ग्लोबल फैक्टर्स, शांत रहो, कौन बोल रही है भाई लड़की यहां से? ग्लोबल फैक्टर्स वैसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर है। क्या है? इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, और जो आपका ये ग्लोबल फैक्टर जो है वो आपके इंटरनेशनल मार्केट को भी इफेक्ट करता है। ये फैक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स होंगे आपके ये। नेक्स्ट लिखिए लीगल इश्यूज। अभी जैसे तुम लोग देख सकते हो वॉर वाला जो टाइम चल रहा है उसका भी इफेक्ट आपके कंट्री पे पड़ेगा, मार्केट पे पड़ेगा। सही बात है? तो वो सारे फैक्टर्स जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, जो कि कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है, जो आउटसाइड द कंट्रोल है, जो कि जो कि आपके कंट्रोल, आपकी कंपनी अकेले उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। कंट्रोल कर सकते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट को, तो ये वही मैक्रो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां लिखिए कि these factors include cultural and social influences, कॉमा में लिखिए लीगल इश्यूज, social influences, legal issues, demographic and political condition, as well as changes in natural environment, as well as changes in natural environment and technology. तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस के, ये कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, यानी कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। डेमोग्राफिकल फैक्टर लाइक एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, ठीक है। सोशल आपकी क्लास हो सकती है, आपकी सोशल क्लास, यानी कि यहाँ पर सोशल फैक्टर हो गया।
उसके अलावा आपके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अब कोई नया टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में आया उसका डायरेक्ट इंपैक्ट बाकी मार्केट में पड़ेगा, लेकिन वो कंट्रोलेबल नहीं होगा, यानी आप एज अ कंपनी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आप ग्लोबली जो चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, दैट इज नॉट कंट्रोलेबल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर्टिकुलर मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, तो वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन है, ठीक है, उसके यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है आपका वर्ल्ड बैंक में दो चीजें आती है, याद है ना, आईबीआरडी और आईएमएफ, है ना, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके इंटरनेशनल मार्केट को क्या करती है, बेसिकली आपके मार्केट को नॉट कंट्रोल बट इट इज स्क्रीनिंग। ये इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है इसको स्क्रीन कौन करता है, आपका ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, राइट, समझ में आया, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट लिखिए डोमेस्टिक फैक्टर्स, नेक्स्ट में लिखिए डोमेस्टिक फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स। अब ये ग्लोबल फैक्टर्स जो है ये ग्लोबली हो रहा है, जैसे अभी देखो आपके दो कंट्रीज जो हैं जो वॉर सिचुएशन में है, रसिया एंड यूक्रेन, तो इसका इम्पैक्ट सारे कंट्रीज में पड़ेगा, सारे कंट्री की इकोनॉमी पे ज्यादा बोलने से हो गया। इंटरनल अफेयर्स of a country, factors related to the personal affairs or internal affairs of the country, of a country, the nahi hai, of a country, that affect the economy of the country, that affect the economy of the country, participating in international marketing, are considered as domestic factor, considered as a domestic factor। अच्छा, मान लीजिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप लोग को पता है इंडिया की जो इकोनॉमी, थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ इस पूरी कहानी के पीछे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, तो इंडिया का सिचुएशन बहुत वर्स था इकोनॉमी के मामले में, ये बात पता होगी तुम लोगों को। इतना बुरा सिचुएशन था कि वी आर नॉट इवन सेल्फ सफिशिएंट इन केस ऑफ फूड, यानी खाने के लिए भी हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे, दूसरी कंट्री से राइस आता था। सोच रहे हो ये क्या सिचुएशन था। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, 5 ईयर प्लान्स आया, और इसके बाद हमारी कंट्री का इकोनॉमी बेटर हुआ, ये तो पता है तुम लोगों को। ग्लोबलाइजेशन जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991 विद एलपीजी, इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कहते हैं। जब कभी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, इट इज आल्सो अ टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो आपको लिखना है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो पूरे कंट्री की इकोनॉमी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, आज अगर WTO कोई भी नया पॉलिसी लेकर आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के कि पाकिस्तान के साथ कोई भी कंट्री ट्रेडिंग नहीं करेगी, तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली किसके इकोनॉमी पे पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे पड़ेगा। और जो कंट्री पहले वहां एक्सपोर्ट कर रही थी वहां वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही, तो उसके भी इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हुआ, जहां जो भी चीजें हो रही हैं वो आउटसाइड द कंट्री हो रही है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट आपकी कंट्री पे पड़ रहा है। आगे बात समझ में। ये जो डोमेस्टिक फैक्टर है, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका जो
जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी चीजें, जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो इंडिया में बनाई जा रही है, लेकिन इफेक्ट उन कंपनीज में पड़ रही है इंडिया के जो कि इंटरनेशनल मार्केट में डील करती है। समझ में आया? समझ में आया? तो यहां तक क्लियर हो गया? तो इसको कहेंगे हम डोमेस्टिक फैक्टर्स। जैसे इंडिया में जीएसटी आया, इसका इफेक्ट उन कंपनीज पर भी पड़ा जो कंपनीज आपकी एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्री में। एक्सपोर्ट की जो कंपनीज है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी बढ़ गया, कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, इसका इफेक्ट आपके एक्सपोर्ट पे पड़ेगा, इंपोर्ट पे पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट आपके ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ये डोमेस्टिक फैक्टर है क्योंकि ये आपकी कंट्री के खुद के पॉलिसीज बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, यहाँ के फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया में, मतलब आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, लेट मी जस्ट पॉज इट, इसको हम कहेंगे डोमेस्टिक फैक्टर, जो आपके विद इन द कंट्री कोई भी चीज, कोई भी चेंजेस आने से उसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ रहा है? उन कंपनीज पे पड़ रहा है जो कि कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रही है। इसको कहेंगे डोमेस्टिक फैक्टर। क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? एक कंट्री के डोमेस्टिक लेवल प्रॉब्लम चल रहा है, उससे बाकी कंट्रीज को अफेक्ट, खासकर वो कंपनीज को इफेक्ट पड़ेगा जो हाँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इंक्लूडेड है या इन्वॉल्व है। समझ में आया? लेकिन जो भी पॉलिसीज हो रही है वो आपके कंट्री के विद इन हो रही है। क्योंकि हम लोग इंडिया में हैं तो मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से मैंने समझा दिया। अगर कोई यूएसए में है और यूएसए के विद इन कोई पॉलिसी चेंज हो रही है तो यूएसए के वो कंपनीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा जो दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट को भेजती है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व। समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। अभिजीत, विश्वजीत, सॉरी। समझ में आया एवरीवन? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। अब ये ना एक तरीके से तुम लोग एक डायग्राम बना लो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है ऐसे है, ये तीनों जो है ना, ये सबसे पहले ऊपर बाहर लिख लो ग्लोबल फैक्टर, इसके अंदर लिख लो डोमेस्टिक फैक्टर, और इसके अंदर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब है एक कंपनी के विद इन क्या चीजें हो रही हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो बाहर के कंपनीज को इफेक्ट कर रही हैं। यानी कि जैसे मान लो कि एक कंपनी इंडिया का लेते हैं डाबर, इंडिया की कंपनी है, इंडिया में वो जो डाबर कंपनी है उसने जो डिसीजन लिया उसका इफेक्ट डायरेक्टली दूसरे कंपनी से पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अब डाबर जो है च्यवनप्राश बनाता है, इमामी भी बनाता है, उसके प्राइस दूसरे के प्राइस इफेक्ट करेंगे कि नहीं? कॉम्पिटिटर्स को इफेक्ट करेंगे डाबर। अब उस कंपटीशन का इफेक्ट आपका ग्लोबली भी हो सकता है, आपके डोमेस्टिक मार्केट में तो होगा ही, और वो इंटरनेशनल मार्केट में भी होगा। तो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्लोबल फैक्टर, ये सॉरी आपका डोमेस्टिक फैक्टर्स एज वेल एज ग्लोबल फैक्टर्स। इसमें लिखो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में लिखो द इंटरनल फैक्टर्स that influence लिखो बस, that influence the decision making process in a company, the internal factors that influence decision making process in a company are considered as organizational factor, यानी वो सारे फैक्टर्स जो आप एक कंपनी के विद इन आपको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कंपनी के विद इन जो सारे फैक्टर्स चल रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है, और ये इंटरनल फैक्टर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, ये क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें लिखो, इट इंक्लूड्स इवेंट फैक्टर्स, people, सिस्टम में आपका
डिपार्टमेंटलाइजेशन आ जाएगा, आपकी एम्प्लॉइज आ जाएगा, एम्प्लॉइज वेलफेयर प्रोग्राम, इधर सब कुछ आ जाएगा इसमें, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन चल रहा है। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आ जाएगी, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ठीक है, फाइनेंस भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा इसमें। इवेंट्स हो गया, फैक्टर्स हो गया, पीपल हो गया, सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, कंडीशन हो गया, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो फैक्टर्स है ना, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स है? कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। तुम लोग एक बस याद रखो कि तुम लोगों ने जो माइक्रो मैक्रो में पढ़ा है, याद है पेस्टल पढ़ा है ना? ये जो पेस्टल है, दिस इज अप्लाइड इन द दो लेवल में अप्लाई हो रहा है, आपके डोमेस्टिक में और आपके ग्लोबल में। ग्लोबल में जो भी चेंजेस आ रही है वो अनकंट्रोलेबल है। अगर मेरी कोई कंपनी है तो मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ उन फैक्टर्स को? नहीं। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक में जो मैक्रो फैक्टर्स होंगे वो भी आपके अनकंट्रोलेबल में आएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कंट्रोलेबल है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के विद इन चल रहा है, अंदर चल रहा है। समझ में आया? क्लियर हो गया? इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया ना? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वो समझ में आया? थ्योरी, वॉकर की थ्योरी और शम्पेटर की थ्योरी क्लियर है? समझ में आ गया?